बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने सोचा प्रोग्राम पे आते हुए कि हम बात करते हैं अपने मुल्क की, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करने की। देखिए, कोई भी मुल्क तब तरक्की याफ्ता होगा जब उस मुल्क के अंदर कामयाब, सक्सेसफुल, हाई अचीवर्स होंगे। पाकिस्तान में एक ट्रेजेडी ये है जो कुछ दिन पहले मैंने टच अपॉन भी की, लेकिन मैं उधर से ही बात को स्टार्ट करके आज के टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगी, और वो ये है कि ब्रेन ड्रेन। पाकिस्तान में जो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही इंटेलिजेंट या जो बहुत हाई अचीविंग लोग होते हैं, अक्सर बाहर के ममालिक के लोग जैसे ही उनका पता चलता है, उनको ग्रैब कर लेते हैं और उनको कई गुना ज़्यादा पैसों की नौकरियां अपने ममालिक में दे देते हैं, सिटीज़नशिप तक दे देते हैं। तो हमारे मुल्क में से बहुत सा टैलेंटेड और ब्रिलियंट जो ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बाहर के ममालिक जाना शुरू हो गए थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आजकल के जो हालात हैं और जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिसमें मैं स्पेशली हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में बात करूंगी, जिस किस्म के वो इनोवेटिव और ब्रिलियंट चेंजेस और चीज़ें लेके आ रही हैं पाकिस्तान में। अब तो जो ब्रेन ड्रेन वाले लोग भी जा रहे थे, वो वहाँ से वापस आ रहे हैं कि पाकिस्तान अब असल में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लग रहा है। जो एक ज़माने में अमेरिका को या वेस्ट को देख के लोग कहते थे कि भाई अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आपको जॉब्स भी मिलेंगी, यंग लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब हमें पाकिस्तान में होती नज़र आ रही हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में होती नज़र नहीं आ रही बल्कि उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है थ्रू लोन्स, थ्रू ग्रांट्स, थ्रू स्कॉलरशिप्स। सो व्यूअर्स, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन एक हाई अचीवर या एक सर्टन स्केल पे एक कामयाब इंसान बनने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो ये जाने ना कि हम ऐसा बंदा बने कैसे कि हमें देख के लोग कहें कि यार रश करें कि यार हमने भी ऐसा बनना है, या फिर लोग हमें अपने पास अपनी टीम्स और अपने काम की सिचुएशंस का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। तो इसमें मेरे ख्याल से 3 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक डायरेक्शन या फोकस कि आपने करना क्या है, राइट? एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ज़रूरी है। बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। मैं आजकल बहुत से यंग लोगों से ये बात सुन रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे टू गो नाउ। लेकिन क्या बिज़नेस करना है, इसका किसी को नहीं पता होता। तो इस चीज़ का तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि यंग लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अपना काम, अपनी जॉब, जॉब के पीछे जाने के बजाय अपनी कोई चीज़ क्रिएट करें। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि जॉब करनी है तो क्या जॉब करनी है, उसी तरह अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करनी है तो कौन सी बिज़नेस शुरू करनी है। तो एक आपका गोल, आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, मेहनत, दिन रात एक करने वाली मेहनत, लेकिन फोकस्ड मेहनत। जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी कि आपने क्या करना है, रोड मैप आपके पास होगा, फिर उसमें आपने रंग भरना है अपनी हार्ड वर्क के कलर से। ठीक हो गया? अगर एक पेंटिंग है तो सबसे पहले तो आपने एक स्केच बनाया, यानी कि मैंने करना क्या है, फिर उस पेंटिंग में आपने रंग भरे, वो आपका हो गया हार्ड वर्क। और फिर नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। पिछले काफ़ी दिनों से व्यूअर्स हम आपकी हाई अचीवर से अपने प्रोग्राम पे मुलाकात करा रहे हैं, आज भी कराएंगे अपने प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। क्यों कराते हैं? क्योंकि हम आपको ये समझाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे अनसंग हीरोज़ भी हैं हमारी दुनिया में, जो बहुत हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में, जो चुपके चुपके भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और वो बड़े काम करने की उनकी जर्नी क्या थी, वो पहुँचे कैसे। तो पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से मॉर्निंग शोज़ या प्रोग्राम्स होस्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट। एंड इन दीज 20 ईयर्स व्यूअर्स, जो मैंने एक बात गेज की है और जो एक बात अंडरस्टैंड की है, वो ये है कि कामयाब इंसान, बाकी सब चीज़ें आप कर लें, आप मेहनत भी कर लें और आप अपनी डायरेक्शन भी क्लियर कर लें, लेकिन अगर आप गिव अप कर जाते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें यूज़लेस हो जाती हैं। कैसे? आपने मेहनत भी की, आपकी डायरेक्शन भी क्लियर है,
आपने पहली नाकामी फेस की और आपने गिव अप कर दिया और कहा छोड़ो भाई ये तो नहीं हो सकता, कहानी ख़त्म हो गई, मेहनत भी ज़ाया हो गई, डायरेक्शन भी ज़ाया हो गई। हाँ, आपने उसे सीखा ज़रूर। मेरे से क्या गलती हुई व्यूअर्स, अपनी बिजनेसेस में मैं अक्सर ये इसको एनालाइज भी करती हूँ। अपना एग्जांपल हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और हम अक्सर औकात गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं, या अपने एक्सपीरियंसेस से या दूसरों के। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और अपने एक्सपीरियंस भी, और बात कोशिश करती हूँ वो करूँ जो अपनी आंखों देखी हो या वेरीफाइड 100% हो। अपने एक्सपीरियंस में मेरे से मिस्टेक क्या हुई व्यूअर्स, देखें प्रोडक्शन का काम मुश्किल काम है। बंदा एक चीज़ बनाता है वो नहीं वर्कआउट करती, दूसरी चीज़ बनाता है वो नहीं वर्कआउट करती, कई तीसरी चौथे प्रोजेक्ट पे जाके आपका फिर प्रोजेक्ट जो है वो रिकग्नाइज होने शुरू होते हैं, ऑन एयर जाने शुरू होते हैं। उसके बाद फिर उन प्रोजेक्ट्स को हिट होने में भी कुछ टाइम लगता है। अब मैंने 2 प्रोडक्शन के अटैम्प्ट ज़रूर किए, एक मोर रिसेंट और एक काफ़ी साल पहले। दोनों में क्योंकि कुछ इश्यूज़ और ऐसे हर्डल्स आए जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये तो शायद ना ही करूँ तो बेहतर है, तो मैंने एक तरह से गिव अप कर दिया। अब वहाँ पे गलती पे मैं हूँ। एक तो डायरेक्शन क्लियर थी कि प्रोडक्शन का काम करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस किस्म की चीज़ करनी है, कैसे करनी है वो। फिर मेहनत बहुत, अब देखे बेलगाम घोड़ा अगर भाग रहा है तो वो भाग तो रहा है, वो मेहनत भी कर रहा है और वो किसी डायरेक्शन में भी जा रहा है, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत उतनी लग रही है। सो फोकस्ड एंड राइट काइंड ऑफ मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है व्यूअर्स। ये बातें आपसे इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर मैंने 20 साल में कुछ चीज़ें सीखी तो वो आप बातें सुन के ही समझ जाएं और सीख जाएं। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार जब इंसान नाकामी को फेस करता है तो बंदा डिसहार्ट भी हो जाता है, और जब इंसान डिसहार्ट हो जाता है या इंसान का वो होता है कि यार मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो बंदा गिव अप करके बैठ जाता है। कामयाब लोग वही होते हैं व्यूअर्स जो बार बार नाकामी को फेस करने के बावजूद अपने काम को, जैसे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बड़ी मेहनत की, उस चीज़ में फेल हो गए, उसी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके अंदर थोड़ी एडजस्टमेंट लाई, जो पिछली बार गलतियां की वो इस बार नहीं की, और अगर फिर कोई नई मिस्टेक्स रूनमा हुई तो फिर उनको भी एडजस्ट किया। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने 4 रेस्टोरेंट्स खोले, पहले 3 फेल हो गए, चौथा वाला बहुत बड़ा हिट रेस्टोरेंट है लाहौर का, लेकिन और पिछले 6 साल से, लेकिन हर कोई यही कहता है कि यार उसकी क्या गुड्डी चली, उसने रेस्टोरेंट खोला और वाह वाह वाह। पहले उन्होंने टेक आउट का काम शुरू किया अपने घर से, वो काम शुरू हुआ, उस कोविड आया, मसला पड़ा, ख़त्म हो गया। अच्छा, कोविड के फ़ौरन बाद उन्होंने एक और रेस्टोरेंट खोला, वो नहीं चल पाया, उसमें कुछ और इश्यूज़ हो गए, वो उन्होंने पार्टनरशिप में किया और एक ऐसे बंदे के साथ किया जो पैसे लेके भाग गया। अब मेरा पॉइंट ये कि 2-3 ऐसी चीज़ें हुई, काम में मसला नहीं था, काम करने के तरीके में प्रॉब्लम थी, तो उसको चेंज किया। देखिए अंग्रेज़ी की एक मुहावरा है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, यानी कि एक पागल आदमी की क्या अलामत है कि बार बार आप एक चीज़ को एक ही तरीके से करते जाएं और उम्मीद करें कि आपको मुख्तलिफ रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ को आप एक ही तरीके से करें, रिजल्ट आपको वही मिलना है। अगर आप पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे की करेंगे दिन में हर रोज़ और एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाएंगे, तो अगर आप अगली बार भी 1-1 घंटा पढ़ेंगे तो फिर आप शायद फिर से फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ें और अपने पढ़ाई की जगह चेंज कर लें और पढ़ाई का तरीका चेंज कर लें, तो शायद आप नेक्स्ट टाइम फ़ेल ना हो और शायद आपके मतलब बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अंडरस्टैंड करना कि काम करना, राइट वर्क एंड रॉन्ग वर्क में भी तो फ़र्क है ना। वर्क तो फिर भी आप कर रहे हैं, सही तरीके से करेंगे तो कामयाब होंगे, गलत तरीके से करेंगे बार बार नाकामी फेस करेंगे और दूसरों को देखेंगे कि यार वो भी यही काम कर रहा है, उसका तो पहली दफ़ा में ही काम चल पड़ा। काम करने का तरीका व्यूअर्स, काम दुनिया में कोई बुरा नहीं है, इस पूरी कायनात में कोई काम बुरा नहीं है। इवन किसी के घर में पोछा लगाना, मतलब मैं अपने बेटे को हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बेटे आपने घरों में सफाई का काम भी करना है ना, ज़रूर करें, लेकिन फिर आपसे बेहतरीन सफाई का काम करने वाला मुझे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में नहीं मिलना चाहिए। जो काम करना है मेहनत से करना है, फोकस से करना है, डिसिप्लिन से करना है। हलाल की रोज़ी रोटी कमाना व्यूअर्स, मैंने कहा ना कोई भी काम बुरा नहीं होता, कोई भी हलाल का काम बुरा नहीं होता।
इज्जत से रोजी रोटी कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई हाई फाई काम करें। इज्जत से रोजी रोटी कमाने का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम ना करें जो एथिकली या मॉरली मायूब हो। तो अगर आप कहीं पोछा भी लगाते हैं, इट डजंट मैटर, हर इंसान जो है उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। शेफ फखरुन्निसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने जब प्रोफेशनली जब इस चीज़ में एंटर की हूँ तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई हार्ड वर्क तो सम टाइम हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना भी उस चीज़ के साथ और अपने काम के साथ और मतलब लॉयल होना। और वाकई दिन रात कई लोग ऐसा होता है जो लोग कुछ देर काम करते हैं और उसके बाद नहीं हमसे हो नहीं रहा है। जैसे आपने अपना बताया, आपने ये बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि आप लोगों को क्या आपको फेलियर्स देखने पड़े, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखते हैं। और वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फखरुन्निसा, पता नहीं क्यों कामयाबियां तो ऐसे हम ऊंचा ऊंचा शेयर कर रहे होते हैं, नाकामी भी शेयर करें ना, ताकि अगलों को भी पता चले कि यार मैं भी अगर नाकाम होता हूँ डजंट मैटर। अब जिनका मैं बात कर रही हूँ रेस्टोरेंट की, जिनके चौथे रेस्टोरेंट पे वो जाके कहीं कामयाब हो, चौथे के या 5वें पे, खैर, और वो 6 साल से चल रहे हैं। उनसे जब भी मैं उनकी कहानी, क्योंकि मेरा भी रेस्टोरेंट एक था चिटाकी के नाम से, वो बंद हो गया कोविड के दौरान, तो मैंने कहा आपकी बड़ी हिम्मत है, बार बार रेस्टोरेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, मेरी तो कमर ही टूट गई थी, लोन्स अपने पूरे करते करते मेरी तो बेड़ा ही गर्क हो गया था। तो मुझे कहते हैं कि जुगन, पहले 3 रेस्टोरेंट में तो एक सबसे बड़ी मैं जो गलती करता था, जो मुझे लोग मना भी करते थे कि भाई फ्रेंड्स और फैमिली और जानने वाले आए उनको मुफ्त का खाना नहीं देना। कम से कम जो आपके खाने का कॉस्ट है, जैसे कि अगर आपने डिश 1000 रुपए की सर्व करें, लेकिन आपका खाने का और जो बाकी अखराजात हैं वो 500 के हैं, तो 500 रुपए उनको चार्ज करें, क्योंकि वो आपकी जेब से निकल रहे हैं। बिल्कुल। वो क्या करते थे, अपने कज़न के घर से फ़ोन आ गया, यार मेरे घर 20 लोगों की दावत है, यार ज़रा खाना भिजवा दे। अब मैं कज़न से पैसे कैसे लूँ? तो लेने के देने पड़ रहे थे उनको। बिल्कुल। तो जब तीसरी दफ़ा में जाके उन्होंने बात पल्ले पड़ी, तो उन्होंने ये रूल बनाया कि भाई मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली को 20% डिस्काउंट दिया करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, चाहे मेरे अब्बू क्यों ना आए। बिल्कुल। उससे जाके कई फिर चीज़ सीधी हुई उनकी, छोटे छोटे चेंजेस। बिल्कुल ऐसी। और लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि कई लोग हम नहीं अगर कह रहे तो वो खुद आके कह देते जी डिस्काउंट, हम तो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन वही बात है कि जो मेहनत कर रहा है उसको एटलीस्ट उसकी मेहनत का पे ऑफ होना चाहिए। स्किन केयर है की और मेरी ऑर्गेनिक खाने पीने की लाइन है। मुझे कॉन्स्टेंटली लोग कह रहे होते हैं कि यार ये भिजवा दो, वो भिजवा दो। अब मैं भिजवा तो देती हूँ, लेकिन आपको पता है कि जो उसकी कॉस्ट होती है वो अपनी जेब से मैं डालती हूँ अपनी कंपनी में वापस, क्योंकि कागजों पे बात जस्टिफाई नहीं होती ना, क्योंकि आपने ना उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ किया, ना इन्फ्लुएंसर्स को भेजा, आपने अपनी फ्रेंड या फैमिली को अगर भेजा है, तो अगर वो 2-2.5 लाख रुपए का माल आप लोगों को दे चुके, जिसका खर्चा था वो किसी ने तो पूरा करना है। बिल्कुल। तो वो वही पूरा करेगा ना जिसने निकाला है। सो द पॉइंट इज़, ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। बिकॉज बाहर के मुल्क में मैंने कभी किसी बाप को भी अपने बेटे की दुकान में जाके नहीं कहा ये मैं बस लेके जा रहा हूँ, उसकी भी कोई लिखत पढ़त होती है, हिसाब किताब होता है। बिल्कुल। कामयाब होने के लिए बहुत सी चीज़ों का व्यूअर्स ख्याल रखना पड़ता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में मुलाकात होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में, और देखें पाकिस्तान की जब बात होती है फखरुन्निसा, तो हो सकता है कि खाने की बात ना हो। पाकिस्तान, देखिए हम तो एक वो खाती पीती कौम है, तो उसके अलावा हम खाने के शौकीन भी बहुत हैं। हमारे लिए तो सेलिब्रेशन या किसी भी फॉर्म ऑफ कोई भी चीज़ हो, सुख हो दुख हो, ओकेजन हो, बच्चे की बर्थडे हो, खाना मेन फोकस होता है हमेशा। सो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं देगी चिकन पुलाव। ठीक है। और थोड़ा सा मैंने आपके आने से पहले थोड़ा सा काम कर लिया, तो ये प्याज मुझे ब्राउन करना था वो कर लिया, तो मुझे था कि वो ज़्यादा ना हो जाए, तो उसमें मैंने बस जस्ट अभी चिकन डाला ही है, थोड़ा सा वो प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा, और साथ आप थोड़ा सा ये लहसुन अदरक का जो है कुटा हुआ वो डाल दें। थोड़ा या सारा? सारा डाल दें, मैं आपको स्पून दे देती हूँ। ये थैंक यू। अच्छा, तो इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स बता दें, उसके बाद फिर हम तरीका भी बता देंगे, तब तक कुछ ये ब्राउन भी हो जाएगा अदरक। बिल्कुल।
देगी चिकन पुलाव के लिए हमने चावल लिए हैं 1.5 किलो, चिकन लिया है हमने 1.5 किलो, ऑयल हमने 1.5 कप, प्याज 5 अदद, लहसुन अदरक कुटा हुआ 1.5 खाने का चम्मच, टमाटर 2 से 3 अदद, दही चौथाई पौना कप, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, तेज़पत्ता 2 से 3 अदद, लौंग 7 से 8 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, सौंफ का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1.5 खाने का चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 से 2 अदद, आलू बुखारा 8 से 10 अदद, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, लीमू का जूस 2 से 3 खाने के चम्मच, पानी जो है वो 1.5 लीटर तक, और आम का अचार अगर आप डालना चाहें 1 से 2 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें यूज़ करेंगे, और धनिया और पुदीना के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। अच्छा, हमने लेग पीसेस यूज़ किए हैं, यू नो जिस तरह ड्रम स्टिक्स होती हैं, स्पेशली क्योंकि पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। बिरयानी अक्सर बच्चे जो हैं वो छोटे जो होते हैं वो नहीं खा पाते बिकॉज मिर्ची उसमें बहुत होती है। और यहाँ पे अगेन जो हमने चिकन क्यूब की बात की, अगर आप प्रॉपर यखनी बना के यूज़ कर लें तो उससे तो बेहतर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और यही पुलाव चिकन को भी अप्लाई करता है, बीफ को भी करता है, मटन को करता है। इसको चिकन को हम जब इसके साथ लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेंगे ना, उससे ये होगा कि चिकन की स्मेल भी चली जाएगी, और जो है चिकन को फ्राई करने से ये होता है कि वो टूटता नहीं है। उसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे इसके साथ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। ठीक और है। हम इस टाइम पे ही हम इसमें जो है अपने साबित खड़े मसाले हैं वो भी डालें, ताकि उसका अरोमा भी इसके अंदर अच्छे से जो है इन्फ्यूज़ हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इसमें छोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं, और जो है अभी हमने पाउडर इसमें कोई भी नहीं डाला, सिर्फ खड़े मसाले जो हैं वो डाल दिए, क्योंकि अब हम एक तरह से ना चिकन को फ्राई कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा इसको ओवर फ्राई नहीं करना, क्योंकि ड्रम स्टिक्स हैं और ये काफ़ी टेंडर होती हैं और जल्दी ये जो है ना गलने के लिए साइड पे आ जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। बस तो कहते हैं ना साइडों को उसके बस इसको हाई फ्लेम पे आप इसको ज़रा सा अच्छे से कलर दे दें दोनों साइड से, और बस हम अपनी जो है ना इसके बाद जो बाकी सारे स्पाइसेस और जो चीज़ें वो हम डालते जाएं। हाँ, मैं सारी ना ड्रम स्टिक्स को ज़रा टर्न कर रही हूँ। बिल्कुल। आपके घर पे जब पुलाव बनता है तो आप पुलाव के साथ क्या बनाते हैं? पुलाव के साथ जी रायता होता है, और जिस तरह ये आज हमने भी रायता डाला है उसी के अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, और शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पुलाव और शामी कबाब। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पर पुलाव के साथ कोई ना कोई जैसे कोई सालन वाली जो चीज़ होती है, लाइक अच्छा, हम लोग आलू गोश्त और पुलाव बनाते हैं। हमारे घर में ना पुलाव जब भी बनता है बाय डिफ़ॉल्ट हम आलू गोश्त भी बनाते हैं। बिल्कुल, ऐसे कोई चिकन का शोरबा है, कोफ्ते का शोरबा वाली चीज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा पसंद की जाती है, ज़रा वो अच्छी लगती है पुलाव के साथ। सो ये हमने अपनी चिकन को पता नहीं कितनी को चिकन्स हैं वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 मुर्गियों की टांगे हैं जोड़ियाँ। 7 मुर्गियाँ हमने इसके अंदर जो है ना डाल दी हैं। हम इसमें अपने जो बाकी के स्पाइसेस है वो भी डाल देते हैं, इसमें ज़ीरा डाल देते हैं सारे। हाँ जी, सारा डालते हैं। सूखा धनिया है, सौंफ का जायफल जावित्री का पाउडर है, और ये सौंफ का पाउडर है, और ये चिली फ्लेक्स, सब कुछ जा रहा है। ये सब कुछ एज इट इज़ जा रहा है। सिर्फ नमक और लेमन जूस और चिकन क्यूब वगैरह मैंने अभी नहीं डाले, और इसमें हम टमाटर डाल देंगे ताकि इसको जो है ना टमाटर भी जो है उसके साथ ही जो अच्छे से वो जो मैश हो जाए। आपको पता है मेरे मसाले भूनने दो बहन, क्योंकि होता ही है कि अब जिस तरह हमने जो धड़ा मिर्च डाली है थोड़ा सा उसको भून लो ना, तो उसकी थोड़ा सा ना तीखापन जो है ना जरा कम हो जाता है, तो इसीलिए मुझे होता है कि जरा ये ड्राई मसालों वाला एक इसमें और कोई रेड चिली वगैरह नहीं, हम इसके अलावा डाल रहे चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डालें, और ग्रीन चिलीज़ के साथ इसका फ्लेवर बनाएंगे। अच्छा हाँ, और वो भी बाय द वे ग्रीन चिलीज भी अगेन चॉइस है, लेकिन अब चिकन इतनी टेंडर है कि ये देखें ब्रेक हो रही है। हाँ जी। सो हमने ये वाला काम नहीं करना कि आप हम चिकन को उसको बिल्कुल का कीमा ही निकाल दें जी। अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है हम टमाटर डाल देंगे। ठीक है, और जो है इसको उसके साथ हम कुक कर लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाए, और इसमें हम पानी डालेंगे। जैसे ही पानी के साथ इसको बॉयल आएगा तो उसमें हम नमक एडजस्ट करके तो अपने राइस डाल देंगे। और अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि राइस, क्योंकि देखिए बिरयानी में तो आप आधे पका के डालते हैं, इसके अंदर आपने राइस को कुक करना है। बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे प्लीज़ कि चावलों को पानी और उसकी मिकदार कैसे पता चले यार कि कितना पानी डालना है? जैसे मैं अपने घर में यूजुअली जब शुरू में मतलब अपनी क्लासेस भी देती हूँ तो उन बच्चियों को भी बताती हूँ जो अभी नहीं जिन्होंने सीखा होता, जैसे हमने जिस भी चीज़ से हमने मैयर किया, लाइक सम टाइम कप्स होते हैं या जिस भी, अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो आप जो है 1.5 कप जो है वो पानी डाल लें, मतलब आधा कप जो उसको डबल क्वांटिटी करके
तो उसको हाफ जो है ना उसमें से कम कर लें। जैसे 2 कप चावल हैं तो सॉरी 3.5 कप आप पानी डाल दें उसमें। ठीक है, समझ आ गई। सो ये अब हमने इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या अब है? हमारा ये इसमें बस इसको अच्छे से तरह मसाले को भून ले ताकि थोड़ा सा हमारे जो टमाटर हैं वो ज़रा मैश हो जाएं और उसके इसमें बाद फिर हम पानी डाल देंगे। और जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं उसमें पानी को बॉयल आएगा तो उसमें जब बिल्कुल पानी खुश्क होने लगेगा कि दम से कुछ देर पहले इसमें हम लेमन जूस और ये चिकन क्यूब वगैरह तो हम पानी के साथ ही डाल देंगे और ग्रीन चिली जो है ना और आलू बुखारा ये सब पानी के अंदर डालेंगे। और फिर इसको हम और भी हम चिकन आप डाल दें बेशक पानी इसके अंदर क्योंकि वो टमाटर पानी के साथ भी वो मैच हो जाएंगे ताकि हमारा चिकन ज़्यादा गले नहीं। कितना ये जग डाल दें आप क्योंकि हमारे पास चावल 1.5 किलो है। तो हम थोड़े से और चावल पानी डालेंगे कि नहीं? हाँ जी, थोड़ा सा थोड़ा पानी सा और और हम इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल सही है। इसमें ये आलू बुखारा कितना, ये इतना और हाँ जी डाल दें आप। ये हो थोड़ा सा गया। इसमें पकना है तो उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। मुश्किल रेसिपी, दिस इज वेरी इजी बस रेसिपी। इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो बेसिक जो हम यखनी वाला पुलाव बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें थोड़ा सा हम अचार डालते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है जो आलू बुखारा वगैरह जैसे हम बिरयानी में यूजुअली नहीं तो यूज़ होते हैं और थोड़ा सा हम फूड कलर भी इसमें डालते हैं ताकि कलर खूबसूरत सा आ जाए। अब आप देखिए हमने इसमें अभी नमक इसलिए नहीं डाला बिकॉज हम वेट कर रहे हैं कि चिकन क्यूब के साथ इन्फ्यूज होकर उसका फ्लेवर निकलता क्या है। उसके बाद फिर आप उसके अंदर नमक डालें हिसाब से। ये आलू बुखारे भी आलू बुखारे भी सारे डाल दें। ये सारा कुछ चला गया। अब इसके अंदर और कोई बस अब हम इसको कवर करके इनको हम पकाएंगे। थोड़ा सा पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें नमक एडजस्ट करके तो अपने चावल डाल देंगे जो हमने पहले से भिगोए हुए हैं। बिल्कुल और हमारा पुलाव का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और बाकी इसने पानी के साथ ही चावलों ने पकना है। और ये हमारा क्योंकि चिकन आपकी इस भूनने बनाने में ही हाफ डन हो गई हाँ है। जी। साथ में अब आप इसका सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि इसको एक उबाला है, उबाले के साथ ही आपने चावल डाले एंड मैं गुड टू गो। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपी हम क्या को शेयर करें। आपके सामने सब कुछ देखें रेडी भी हो गया और इंशाल्लाह और आधे घंटे के अंदर ये चावल बिल्कुल रेडी हो जाए। अच्छा, अगर आप लोग ज़रा जल्दी में होते हैं ना व्यूअर्स, एक मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर गेस्ट आए हैं और समझ नहीं आ रही क्या है फ़ौरन मौके पे चीज़ करनी है, जितनी देर बुनाई कर रहे होते हैं ना एक सेपरेट या तो अगर इलेक्ट्रिक केटल है तो केटल में गर्म कर लें या एक और चूल्हे के ऊपर पानी उबलने के लिए रख लें। देखिए पानी तो हांडी में डलता ही है, बहुत सी हांडियों में डलता है। तो आपका पानी गर्म है, आपने उबलता गर्म पानी डाला ना तो फिर आपको ये बॉईल करने के वेट नहीं करना पड़ता। वो फ़ौरन ही उसको एक उबाले का जोश आ जाता है आपने 1-2 दफ़ा। बट अगर आप मटन या बीफ की बना रहे हैं तो इस स्टेज पे आपने अपना मीट 90% गला के चावल डालना। उससे पहले डाल दिए तो फिर आपको पता है वो रबड़ की तरह हो जाएगा और चावल गल बिल्कुल वो हो जाएंगे। सो और कोई स्टेप्स बताने हैं? अब इसके साथ अब हमें जो है इसमें हमने प्याज थोड़ा सा जो हमने फ्राई किया था वो उसमें से थोड़ा सा निकाले था ऊपर गार्निश के लिए हम यूज़ करेंगे। और रायता जो मैंने आपको पहले भी बताया इसमें हमने जो है कटा हुआ बंद गोभी, खीरा और प्याज डालकर रायते के अंदर ज़ीरा और नमक डाल के इस रायते को साथ प्रिपेयर कर लिया। और इसका रीज़न ये है व्यूअर्स कि अक्सर लोग सिर्फ रायता प्रेफर करते हैं, तो अगर आप रायते में ही थोड़ी वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो कम से कम सब्जियां भी चली जाती हैं अंदर। क्योंकि डोंट फॉरगेट ये प्योर चिकन और चावल है, यानी कि आपको प्रोटीन मिल गए और आपको ग्रेन्स मिल गए। लेकिन वेजिटेबल जो आपको प्रॉपर अच्छी कार्बोहाइड्रेट देगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगी, वो फिर आपने इसके अंदर जैसे आपने खीरे डाल दिए, थोड़े से प्याज भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आपने बंद गोभी और खीरे डाल दी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। और साथ इसकी शामी वगैरह आप रखें और पूरा आपका मील बड़ा अच्छा सा आप किसी गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी स्पेशल करना चाहिए तो हम इसके साथ इसको हम इजीली सर्व कर सकते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आखिर इंसान कामयाब कैसे हो, और दूसरी बात क्या ये शर्त है कि हर कामयाब इंसान ने बहुत मुश्किलात से गुजरना है? क्योंकि आप बिल गेट्स की कहानी देखें, स्टीव जॉब्स की कहानी देखें, किसी भी हाईली से रूपर्ट मर्डॉक को देखें, इन सब लोगों को देखें जो बहुत कामयाब रहे, जो बहुत हाई फाई वुडेवर बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन वुडेवर है, उन सब की ज़िंदगियाँ बड़ी टफ रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ्स बड़ी डिस्टर्ब रही हैं। तो बात ये है कि क्या कामयाब होने का मतलब है कि फिर आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब होगी, और अगर आपने पर्सनल लाइफ अच्छी रखनी है तो फिर आप क्या कामयाबी से ज़रा एक एवरेज लाइफ की तरफ ही रहें? ज़रा आज इस पर भी बात करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए और आप भी सवाल कीजिएगा। ज़रूर। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ मेरी मेंटोर और मेरी अपनी भी लाइफ कोच हैं, जिनसे मेरी एक्चुअली, तो अगर मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो मुलाकात हुई एज माहिर नफ्सियात फॉर अ वाइल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया कि मैं आई बिलीव दैट थेरेपी या मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ख़ुद भी आपको पता है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं आई बिन इन थेरेपी ऑन एंड ऑफ। जब चीज़ें ज़रा सेटल हो जाती हैं देन आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक, बट मैं जाती रहती हूँ, काम का स्ट्रेस, बाकी चीज़ें। उसी तरह जब मेरे बेटे हमज़ा को कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हुए तो उनको भी थेरेपी की ज़रूरत थी। तो जैसे कि आप लोगों को गाइड करती हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो टेक द हेल्प दैट यू नीड, तो मैंने भी हेल्प ली। तो इस दौरान मेरी इन साहिबा से मुलाकात हुई, पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं, बट मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी भी ज़रूर दूँ। तो आजकल क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी ब्रांड्स को एक सर्टेन लेवल पे लेके जाऊँ, तो इनसे मेरी कुछ ऐसी गुफ्तगुएँ हुई जो मैं चाहती थी कि व्यूअर्स आपके साथ भी हम शेयर करें। इसलिए क्योंकि हम कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन क्या कामयाबी की कीमत अदा कर सकते हैं? क्या हमारे में इतनी मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं? तो अगर हम सभी कामयाब होना चाहते हैं तो इनको यहाँ पे बुला के पूछ लेते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच हिजाब सैयद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बैक स्टोरी इसलिए व्यूअर्स को दी क्योंकि देखिए प्रोग्राम्स पे अक्सर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी देखते हैं, लोग आते हैं, वो आके बैठ के चले जाते हैं, 8 दिन के बाद उनकी कोई नई कहानी निकल आती है कि जी इनके पास तो डिग्री नहीं थी, ये तो क्वालिफाइड नहीं थे, बहुत से ऐसे मामला सामने आए। तो ऑथेंटिसिटी किसी इंसान की मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में बतानी ज़रूरी है जी, कि मेरा अपना भी आपके साथ एक एक्सपीरियंस रहा, हमज़ा का भी और वैसे भी। तो थोड़ा सा हम पहले आपकी क्वालिफ़िकेशंस पे मैम बात कर सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि अपने आप को अगर एक इंसान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच कहता है जी, तो उसके पीछे कुछ लिखत पढ़त भी होती है। बिल्कुल होती तो वो क्या लिखत पढ़त होती है, ताकि जब कोई इंसान आज आपको सुन के सोचे कि मैंने लाइफ कोच के पास जाना है या उनके पास, तो क्या क्वालिफ़िकेशंस देख के जाए? पहले ये बताएं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। जी, मेरा एमफिल है जी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, NCBNE से मैंने किया अभी रिसेंटली ही, हाल में ही। और उसके अलावा जो मेरी कोचिंग की सर्टिफिकेशंस हैं वो मेरे पास मैं मास्टर कोच हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, मास्टर कोच टाइमलाइन थेरेपी। NLP बेसिकली व्यूअर्स दिमाग की जो आपकी प्रोग्रामिंग है ना, उसको रीसेट करके उसको सही तरफ लेके जाना। जो अभी हम शुरू में बात कर रहे थे व्यूअर्स कि हम लोग एक ही काम एक ही तरीके से करते चले जाते हैं, नाकामी बार बार फेस करते और कहते हैं हाय क्या हो गया। तरीका बदलना, तो इसको पहले बदलना ज़रूरी है, राइट मैम? एब्सोल्युटली जी, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आपके इरादे नहीं तब्दील होंगे, आप वो मुस्बत कदम नहीं उठा पाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। बिल्कुल। सो जब किसी के पास गाइडेंस के लिए जाएं, जी, देखें जैसे हम लोग एस्थेटिक्स में कहते हैं कि भाई मुंह की डेंटिंग पेंटिंग आपने पार्लर या किसी दुकान में बैठे हुए बंदे से नहीं जाके करानी, आपने किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से करवानी है जिसके पास इस काम की डिग्री हो। हाँ जी। तो जब दिमाग की प्रोग्रामिंग के लिए जाएं या दिमाग की सेटिंग के लिए जाना है तो बंदा देख के जाएं जी, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत से लोगों ने अपने आप को थेरेपिस्ट कहना शुरू कर दिया। साइकोलॉजिस्ट नहीं कहते, थेरेपिस्ट कह देते हैं और इस मामले में अपने आप को बचा लेते हैं कि लीगैलिटी में ना फंसें जी, लेकिन फिर लोगों को मिसगाइड करते हैं और सुसाइड के केसेस भी हमने देखे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप मेंटल वेलनेस की बात हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे यहाँ 4 एरियाज़ होते हैं। एक है साइकाइट्रिस्ट जिन्होंने MBBS किया और उसके बाद अपना फोकस किया साइकोलॉजी पे, और वो अद्वियात की मदद लेके किसी ना किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, वो है आपका साइकाइट्रिस्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने MSc या MPhil किया साइकोलॉजी में,
और अगर वो क्लिनिकल की डिस्टिंक्शन रखते हैं तो माइल्ड मेडिकेशन या हल्की अद्वियात का इस्तेमाल वो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो थेरेपी या काउंसलिंग के साथ चलते और अगर उनको केस ऐसा लगे तो फिर साइकाइट्रिस्ट को प्रिस्क्राइब बिल्कुल। आगे आप लोगों की कनेक्शंस होती हैं बिल्कुल आपस में होते आगे। हैं, और हम कोलैबोरेटिव काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट को, पेशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन हमारे क्लाइंट की ज़रूरत क्या है, उसके तहत जिस भी एक्सपर्ट के साथ हमें मिल के काम करना हो हम करते हैं। उसके बाद आता है थेरेपिस्ट, जिस तरह लोगों ने सर्टिफिकेशंस की, एक डिप्लोमा लिया और थेरेपी का असल में टैग लगा लिया। आपको याद है कि मैंने एक दफ़ा आपको ही शायद फ़ोन किया था हस्से भाई, या डॉक्टर बिस्मा को किया था, मेरी जो दूसरी सहेली है वो भी माहिर नफ्सियात है, हाँ तो मैं कि बेसिकली समबडी टोल्ड सेड टू मी कि जुगन यार लोग तो 2-2 हफ्ते के कोर्स कर लेते हैं, तुम्हारी तो बैचलर की डिग्री में माइनर साइकोलॉजी था, तो तुम भी साथ ये भी काम शुरू कर दो। देखिए तो बैचलर की और मैं डिग्री- हक्का बक्का रह गई कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं लोगों के दिमाग, जो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जी उसकी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दूं जब मेरे पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मैंने नफ्सियात समझी ज़रूर है, बिल्कुल लेकिन किसी और की नफ्सियात को ट्रीट करना जी एक माहिर की तरह वो मैं नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली। और देखिए इसमें सिर्फ डिग्री का ताल्लुक नहीं है, आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। अगर आपने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, जिस तरह हम सर्टिफिकेशंस करते हैं, मैंने ICF की सर्टिफिकेशन की कोचिंग के लिए जी प्राइमरीली, उसके साथ अभी कुछ दिन पहले भी तो आपने अपनी एक डिग्री मुकम्मल की है। जी मैंने अपना MPhil मुकम्मल किया। हाँ जी, जी कुछ हाँ। और उससे पहले तकरीबन 2 साल पहले मैंने MBIT में मास्टर कोचिंग की, विच इज़ मल्टीपल ब्रेन इंटीग्रेशन टेक्निक, जिसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस्म में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सेंटर्स अता किए हैं। आपका दिमाग एक और तरह से आपको सपोर्ट करता है, दिल की अपनी भाई जैसे बिजली इंटेलिजेंस वापटा से आती है, सुई गैस, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उसी तरह सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, बहुत से फैसले हम दिल से करते हैं और बहुत से इरादे हम तर्क कर देते हैं, क्योंकि हमारा गट ब्रेन, हमारी गट फीलिंग जो है वो हमें कहती है कि नहीं इस वाली सड़क से रास्ता नहीं लेना, तो वो आपकी गट इंटेलिजेंस है। इन तीनों के दरमियान जब हम हार्मनी क्रिएट करते हैं, एक अच्छा तसलसल क्रिएट करते हैं, एक अच्छा रिश्ता क्रिएट करते हैं, तो हम मुस्बत फ़ैसले ले पाते हैं। तो एक कामयाब इंसान कौन है? हम कामयाब कामयाब कहते रहते हैं, व्हाट इज अ सक्सेसफुल पर्सन? स्टीव जॉब, बिल गेट्स, वो एक कैटेगरी है सक्सेस की। कामयाब कौन है? देखिए एक माहिर नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी नज़र में हर वो इंसान कामयाब है जो अपने रोज़मर्रा के चैलेंजेस को, तकलीफ़ों को, दुखों को बड़े मुस्बित तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से डील कर पाए और उसके अंदर से अपने आप को ज़्यादा पुख्ता तरीके से निकाल पाए, वो है सक्सेसफुल। स्टीव जॉब्स और इस तरह के लोग बिल्कुल सक्सेस का क्राइटेरिया रखते हैं, लेकिन वो वाहिद क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज़ आप और मैं स्टीव जॉब्स नहीं हो सकते। सड़क पे चलने वाला या स्टूडियो में बैठे हुए हर इंसान का वो तो मुकाम नहीं हो सकता ना ज़िंदगी में, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर हो सकता है अगर उसके पास 3 C's हों। क्लैरिटी यानी कि वजाहत, कंसिस्टेंसी यानी कि तसलसल, और कमिटमेंट यानी कि पुख्ता इरादा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं। बेशक। आपके हस्बैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ लोग रेस्टोरेंट्स बनाते हैं अपने, और कुछ लोग होते हैं जो जैसे कि आसिम साहब पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को ना सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, ज़ीरो से लेकर उसको बनाते हैं। जी। तो किंग और किंग मेकर दोनों। जी बिल्कुल। वो इंसान कैसे बने? आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए ज़िंदगी के चैलेंजेस कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि कभी फाइनेंशियल मसला आ जाता है, कभी मेंटल हेल्थ का आ जाता है, कभी कोई बीमारी घर में आ जाती है। बिल्कुल। और वो डायरेक्ट आपका मसला नहीं होता। अगर माँ बीमार हो तो आप माँ की खिदमत करेंगे, आप होटल में जाके बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे। सो बट देर आर पीपल, स्टीव जॉब बीमार भी था, हज़ार और चीज़ें थी। भाई इन सबको छोड़े, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जी बिल्कुल, बीमारी, शदीद बीमारी की हालत में 2 साल जिद्दोजहद करते रहे, हमें पाकिस्तान दे दिया। और उनके पास बहुत सी रिसोर्सेज नहीं थी। तो ये कैसे बने? इरादे से। हार्ट सेट और माइंड सेट। अब ये क्या है? हार्ट सेट वो इरादा
जो दिल से किया जाता है कि मुझे ये हर हाल में करना है, इसमें मेरा दिल है, ये मेरी खुदी को एक्सप्लेन करता है, बताता है। और माइंडसेट क्या है? उस इरादे को आपने क्या रास्ता इख्तियार करना है, किस स्टेप्स के थ्रू आपने उस पे आप अमल करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, वो आपका माइंडसेट है। वैसे आप जो बातें कह रही हैं वो तो इतनी कनेक्ट कर रही हैं इकबाल की पोइट्री से, जी, तो मुझे तो लगता है कि शायद अल्लामा इकबाल, a great man, a great poet, philosopher. Absolutely. But I think he was a psychologist as well. एब्सोल्युटली, वो माहिर नफ्सियात भी थे। बिल्कुल थे। और उनकी अगर आप पोइट्री शायरी पढ़ें तो उस शायरी में नफ्सियात को टच किया गया है, और यही दिल दिमाग और अपनी जद्दोजहद को कनेक्ट करने का। एब्सोल्युटली, खुदी को कर बुलंद इतना, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एलिवेट योरसेल्फ, एलिवेट योरसेल्फ, ऑल द सेल्फ्स। एब्सोल्युटली। अपने अंदर जब तक आपको यकीन नहीं होगा, आप किस तरह से वो कदम उठाएंगे जो आपको उठाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेट्स टेक समवन जिसके पास टैलेंट है, ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि वो, देखिए अब हम सुनते हैं कहानी, एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है जिसका जिंगर बर्गर भी बड़ा फेमस है। वो शख्स पता नहीं क्या 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 करके एक बड़ी मुश्किल औखे तरीन स्टेज में अपनी ज़िंदगी के, आई थिंक 60s में थे जी, अपनी लेट 60s में या 70s में थे जब उन्होंने वो एक चेन शुरू की, और वो नहीं रहे लेकिन उनका नाम और वो चेन रह गई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेगेसी इसी को कहते हैं। आप ऐसा कुछ भी ऐसा, फॉर एग्जांपल देखें, क्लैरिटी की हम बात क्यों करते हैं? लोग कहते हैं जी मैंने जो है वो बहुत अमीर बनना है। ये एक बहुत वेग सी बात है। अमीर बनना है का क्या मतलब है? या मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, उसका क्या मतलब है? अपने गोल को ज़्यादा नैरो करें। आप अपना गोल ये सेट करें कि अगले 6 माह में मैंने अपने बिज़नेस को इस मुकाम पे लेके जाना है। अगर आज मैं घर से काम कर रही हूँ तो कल मैंने अपना क्लिनिक खोलना है, या मैंने अपनी दुकान खोलनी है, आउटलेट खोलनी है। अपने आप को एक टाइमलाइन दें और अपने उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करें। रोज़ जब आप एक नई चीज़ अचीव करेंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस को, खुद एतमादी को बहुत बढ़ावा देगा। आपका दिल चाहेगा हर दूसरे दिन एक नई चीज़ अचीव करने का, लेकिन ट्रिक इसमें यह होता है कि अपने गोल को रियलिस्टिक रखें। रियलिस्टिक गोल क्या होता है? देखिए मैं छोटी थी जब मैं मीडिया में मॉडलिंग वगैरह शुरू में की, तो मेरी ही दोस्त एक बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत मॉडल, शी वाज वेरी टैलेंटेड, अब वो नहीं काम करती हैं, बाहर शिफ्ट हो गई हैं। अच्छा। वहाँ पे भी माशाल्लाह बड़ी कामयाब है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने एक बात ऐसी की जो उस वक्त मुझे बहुत चुभी, बहुत मेरा दिल ख़राब हुआ, और उनको भी नहीं शायद पता कि मेरा कितना दिल ख़राब हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम कैसे मॉडलिंग करोगी, तुम तो इतनी गिट्ठी हो। वो गिट्ठी का वर्ड ना दिमाग में फंस गया। अच्छा। गिट्ठा मीन्स वेरी शॉर्ट इन आई थिंक पंजाबी, जी, यहाँ जी। पे यूज़ की जाती है टर्म। अच्छा, तुम बहुत गिट्ठी हो और ऊपर से ही चबी, हाउ आर यू गोइंग टू मॉडल? तो अगर मैंने उसकी बात सुन ली होती तो रियलिस्टिक गोल तो यही था कि ना मैं मॉडलिंग करती और ना ही मैं वो करती। आप समझ रही हैं? जी। रियलिटी तो ये थी कि मैं छोटी थी कद में और थोड़ी सी गुपलू थी भी। उन्होंने अल्फाज औखे और अनकाइंड यूज़ किए, लेकिन जुगन, आपकी रियलिटी के ये सिर्फ 2 पहलू हैं। आपकी रियलिटी में 2-3 चीज़ें और भी हैं। आप इंतहाई खूबसूरत हैं, जो कि मॉडलिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, आपका इरादे बहुत आपके मुस्बित इरादे होते हैं। डीट ये नहीं मैं कहूँगी, रिजिलियंट कहूँगी। और मैं ये कहूँगी कि आपके बहुत पुख्ता इरादे होते हैं और आपको बहुत क्लैरिटी से पता होता है कि आप क्या गोल सेट कर रहे हो, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो और उसकी तरफ आपने जाना कैसे। चलिए फिर आप मुझे बताएं, दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट टू डू ऑन एयर, और मैं आपसे बड़ी ब्लंटली और रिक्वेस्ट करूँगी जी। कि मतलब ऑब्वियसली कोई पर्सनल बात के बगैर आप मुझे बताएं कि ये मुझे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम किसी और को क्यों बुरा बनाएं। मेरी क्यों बिजनेसेस फेल हुई? हाँ, कोविड हुआ, बंद हुई, पार्लर भी था, रेस्टोरेंट भी था, और वो मेरा स्टूडियो, वो फिटनेस स्टूडियो भी था। बिल्कुल। ये क्यों फेल हुई चीज़ें? अच्छा, देखिए मेरे इरादे भी मुस्बत है, मैं क्लियर भी थी कि मैंने ये काम करना है, बट आपको क्योंकि चीची पीछी अंदर की पता है उस चीज़ की, तो मुझे एक्सपेरिमेंट के तौर पे लें एज अ फेलियर इन सर्टन थिंग्स जी। और फिर आप बताएं कि इस सिचुएशन में गलती क्या होती है फिर। अच्छा, देखिए अभी जब हम पहले बात कर रहे थे तब हम सिर्फ आपकी ज़ात की बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, आपकी ज़ात, आपके अंदर आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, हम उनकी बात कर रहे थे।
ठीक हो गया। अब आप बात कर रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिजनेस के सक्सेसफुल या ना सक्सेसफुल होने की। सब लोग जिनके बच्चे बिजनेसेस की तरफ आना चाहते हैं या खुद बिजनेस को कंसिडर कर रहे हैं, इस वक्त प्लीज़ हिजाब साहिबा की बात को गौर से सुनिएगा। ये मुझे पता है मैंने क्या गलत किया, मुझे ऑलरेडी बता चुकी हैं, लेकिन आपके सामने इसलिए ये बात करनी है कि अगर मेरे जैसा बंदा मेरे जैसे कॉन्टैक्ट्स और जान पहचान के साथ भी भंड कर सकता है तो कर सकते हैं आप भी। और हर बंदे के हलाल के पैसे बहुत वैल्यू और इम्पोर्टेंस रखते हैं। बेशक। तो मैम बताइए क्या मिस्टेक्स? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ ख़ुद के साथ नहीं कर रहे होते, हमारे इर्द गिर्द और लोग भी होते हैं और हमारे साथ बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, आप किन लोगों के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, उनके इरादे क्या हैं। सीधे सीधे चलते चलते उन्हें लगा कि गुगली मार के कुछ और कर लेना है, तो ये आप तो कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि आप तो चल रही हैं ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, भरोसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही होता है बिज़नेस पार्टनरशिप्स में, भरोसे से बात शुरू होती है जब तक कि धोखा ना मिल जाए। मैम अगर मैं ये कहूँ कि जब आप किसी के साथ बिजनेस में जाएं, जी, चाहे वो आपको पैसे ही सिर्फ दे रहे हैं एज इन्वेस्टर, जी, अगले की मेंटल हेल्थ को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए जिसने पैसे डालने अगले का मीटर घूम जाए बाद में और के मैं नहीं देने हुन जाओ, या अगले के अपनी पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब्ड है कि वो तवज्जो ही नहीं दे पाएंगे काम को, क्या ये भी जरूर? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो बड़ा परेशान है लेकिन वो पैसे डाल रहे हैं हमारे काम में। जी, लेकिन देखिए जुगन, एक चीज़ का ध्यान रखें, पैसा तो आ रहा है, कर्जा तो बैंक से भी लिया जाता है, लेकिन बैंक आपने के बिज़नेस को ख़राब करने की एबिलिटी नहीं रखता। जबकि एक इंडिविजुअल जो आपका बिज़नेस पार्टनर है वो अपने रवैये के तहत, अपने उतार चढ़ाव मूड्स में आने के तहत बहुत सारा डैमेज क्रिएट कर सकता है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सो जिन लोगों के साथ आप रिश्ता कायम करें, ख़ास तौर पे बिज़नेस में, ज़रूर उनके लिए आप ये बात सोचें और देखें, ऑब्ज़र्व करें कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे फंक्शन करते हैं। अगर कहीं कोई डिसफंक्शनैलिटी आती है जो कि एक रेड फ्लैग बनती है या आपके ख़तरे की घंटी ऑन होती है, तो प्लीज़ ये तो बेवकूफ़ी होगी कि हम वहाँ पे पैसे के मामला तय करें। और एक बात जो मैम आपकी इजाज़त से फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो फिर ये भी आपसे जानना है, कामयाब लोग जो बहुत अमीर और उस तरह से लगते हैं, फाइनेंशियली कामयाब लोग, जी, उनकी पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब क्यों होती है, उनकी सेहत इतनी ख़राब क्यों होती है, इतने पैसे के बाद ना आप अपनी पर्सनल लाइफ ठीक कर पाए ना? देखिए बहुत कम एग्जांपल्स हैं जी, बहुत कम एग्जांपल्स हैं। ऐसे है, ऐसे है। आप हमारे सब इन बड़े बड़े इवन लीडर्स को देखें, जी, घर के एंड से, ये नहीं कि घर वाले तंग करें, बट परेशानियां बहुत सी हो जाती हैं और फिर आप सिर्फ एक पासे के रह जाते हैं, या काम के या फिर घरों के। तो इससे रिलेटेड भी गाइडेंस लेनी है कि ये बैलेंस कैसे ढूंढें, ज़रूर, वो फॉर्मूला क्या है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच हिजाब सैयद हैं। हिजाब साहिबा, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो सक्सेसफुल माइंडसेट को सक्सेसफुल ज़िंदगी की तरफ कैसे लेके जाएं? देखिए सक्सेसफुल माइंडसेट आपने बता दिया, द 3 C's आपने कर लिया। अब आप सोचे कि आपने कोई दुकान लगाई, वो दुकान चल पड़ी। अब जैसे जैसे दुकान कामयाबी की तरफ जा रही है, आपके घर में बर्बादी शुरू हो गई है। आपने देखे बहुत से लोग जो मीडिया में भी, हॉलीवुड में भी हमने देखा, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जैसे ही वो बहुत कामयाबी की पीक पे पहुंचे, उनकी तलाक़ें होनी शुरू हो गई, घर डिस्टर्ब हो गए, नशों में पड़ गए, मतलब गंदी गंदी उन्होंने काम करने शुरू हो गए, रेप के केसेस सामने आने शुरू हो गए, और बंदा कहे कि यार इसको ये क्या था। सो ये क्या है फिर? क्या कामयाबी का मतलब ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी? देखिए, अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल कामयाबी की बात कर रहे हैं तो वो तो बैंकर्स के पास भी है, वो तो इन्वेस्टर्स के पास भी होती है, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी है, किसी भी फील्ड में है।
लेकिन अगर आप होलिस्टिक कामयाबी की, जो कि ओवरऑल कामयाबी होती है, उसकी बात कर रहे हैं तो मतलब वो रात को सुकून से सोएं, सेहत जी। आपकी ख़राब ना हो, बच्चों को भी टाइम दें, माँ को भी दें, माँ बाप को भी दें, बीवी या शौहर को भी दें, मतलब अ बैलेंस। और सुकून हो आपके पास, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि कोई चीज़ सही नहीं है अगर आप सुकून में नहीं हैं। क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो बट आएंगे। देखें ना, सोशल मीडिया ने लोगों को दिखा दिखा के, आपको याद है आपसे एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, तो आपने किसी के घर की बात की। जी। हम किसी के घर में शूट करते, कहते ये कितना खूबसूरत घर है, तो मैंने कहा इन्होंने बनाया ही शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उनके घर में जब गेस्ट आते होंगे तो वो तो यही सोचते होंगे, यार ये तो बड़े अमीर लोग हैं, बट उन लोगों के घरों में बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ था। तो लोग कामयाबी को, आपने भी सोचा कि ये इन्हीं लोगों का घर और वट बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप लोग होंगे, तो होता ये है कि लोग हमेशा ये प्रिज्यूम करते हैं देख के सोशल मीडिया पे कि सक्सेस मीन्स हीरे, महंगे महंगे बैग, चाहे वो बैग नकली हो जिस बंदे ने पकड़ा हुआ है, तुर्की से लिया हुआ कॉपी, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी हो। अवाम अब ये देख रही है कि यार इस बंदे ने तो $20,000 का बैग उठाया हुआ है, $40,000 का बैग उठाया। जोगिन, इसी प्रोफाइल के बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली सुकून की तलाश में डिफरेंट चीज़ों के थ्रू गुज़रते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? कभी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कभी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, कभी काउंसलर के पास जाएंगे, कभी योगा करने जाएंगे, क्योंकि वो सुकून तलाश कर रहे होते हैं। अगर इतनी ही मुकम्मल और भरपूर कामयाबी उन्हें मिल गई है तो फिर वो भटकते क्यों फिर रहे हैं? पैसा कामयाबी का एक अंसर है, मुकम्मल कामयाबी नहीं है। वो तमाम लोग जो कि नॉर्मल एवरेज घरों में रहते हैं लेकिन सुकून की नींद सोते हैं, उनके रिश्ते बामायनी हैं, उनमें खुशी, प्यार, मोहब्बत, एतमाद है। चैलेंजेस हैं, हेल्थ के भी हैं, पैसों के भी हैं, कारोबार के भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़े हैं। वो बेस क्या है? वो बेस है एतमाद की, कम्युनिकेशन की, प्यार की, बाहमी इज्जत की। ये है वो बेस। क्योंकि देखें ना, कामयाबी का मतलब है एक्स्ट्रा स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन का मतलब अनफॉर्चुनेटली जो बार बार हम प्रोग्राम पे कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, कि भाई एक जगह का वट दूसरी जगह ना निकालो। मैं अगर घर से परेशान आई हूँ तो हिजाब सैयद के साथ मैं क्यों बदतमीज़ी कर रही हूँ प्रोग्राम में? फिर आप अपने मसले काम पे नहीं छोड़ पाते, आप फिर घर आके भी लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। बच्चा आपसे आके एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा उसने बात की, उसको माँ साइड पे ले गई, अब आप फिर लैपटॉप पे लगे हुए हैं। फिर बीवी ने आपसे आके कोई सवाल किया, आपको चिढ़ चढ़ी, आपने उस पर भी चीख दिया। अम्मी जी की तबीयत ख़राब है तो उन्होंने कहा ड्राइवर के साथ चली जाए। आप समझ रही हैं मेरा पॉइंट? बिल्कुल, ये बहुत हो absolutely। जाता है। देखिए, जब हम ये सोचते हैं ना, इस कामयाबी से तो खौफ आता है मेरी जान। ये कामयाबी है नहीं। आई एम सॉरी एंड आई विल, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के कह रही हूँ कि ये तो कामयाबी ही नहीं है। एक अंसर को अगर आप अपने ऊपर तारी कर लेंगे और आप उसको एक अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड एग्जिस्टेंस बना देंगे, एक मुसीबत बना लेंगे, तो वो कहाँ से कामयाबी है? कामयाब तो वो है जो अपनी रोज़मर्रा की, वो बिज़नेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको प्रोडक्टिवली अच्छे तरीके से लेके चले, बैलेंस के साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। बिल्कुल सही। ये है कामयाबी। तो मैम, आपका पैगाम आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए, ये तो हमने वो जो कहते हैं ना कि दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि जैसे कि NLP क्या है और किस तरह से हम अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं खुद भी बिल्कुल, खुद और कर लोगों के सकते थ्रू। हैं। इस पे जी। भी हमें ज़रूर एक प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि देखें, चेंज अपनी ज़ात के साथ होता है शुरू। हमेशा। हम पहले अपने आप को मजबूत बनाएंगे, जी फिर हम दूसरों की मदद करेंगे। बिल्कुल सही। तो अगर व्यूअर्स हमारे साथ हैं तो हिजाब साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर आएँ, फिर हमें गाइड करें और हम इस चीज़ को एक रेगुलर प्रोसेस बनाएं। इंशाल्लाह, आमीन। आई आमीन। वुड लव टू। मैम, आपकी मैसेज टू द व्यूअर्स आज का, वो जो कहते हैं ना क्लिफ्स नोट्स। आपसे मैसेज तो क्या, पर आपसे एक गुजारिश करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं, बहुत क्लियरली, बहुत अज़म के साथ उसको लिख लें
कि ये मेरा गोल है। उसके बाद दूसरी सतह में ये लिखें कि वो क्या तमाम 3 चीज़ें हैं जो मैं करूँगा या करूँगी तो इस गोल के करीब से करीब हो जाऊँ। और आपका आखिरी और तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि अगले दिन आपने कोई ऐसा कदम उठाना है, छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कदम उठाना है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ब्रिलियंट यंग हाई अचीवर्स आई थिंक कराटे नो मार्शल आर्ट्स की दुनिया से। भाई हम तो स्पोर्ट्स के हर अरीना को टच कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त भाई हमारे पास 4 बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन उनसे मिलने से पहले एक पर्सनालिटी किचन में भी खड़ी है कि मेरी रोटी भी चेक कर लो। जी मेरी बहन। जुगनापी हमने ये बना लिया है देगी जो है हमारा चिकन पुलाव, और वो बिल्कुल रेडी है। इसको रायते के साथ आप सर्व करें और साथ जो आप इसके साथ लेना चाहें, कोई सालन या जो भी, आप इसको तैयार करें। इसको ट्राई करके ज़रूर इसका फीडबैक हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ़खरुन्निसा। अब देखिए फ़खरुन्निसा, हमारे मुल्क में कितने ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोग हैं, और हर जनरेशन के कुछ हमारे ऐसे हीरोज़ भी हैं जिनको मैं इसलिए अनसंग हीरोज़ कहती हूँ क्योंकि बाहर के ममालिक में तो लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बड़ी वाह वाह करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्रिकेट और 2-3 और स्पोर्ट्स के अलावा इतना फोकस नहीं दिया जाता उन हीरोज़ पे जो पाकिस्तान से बाहर जाके गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल्स हमारे लिए लेके आते हैं। ऐसे ऐसे अवार्ड्स लेके आते हैं जो हमसाई कंट्री, हर वक्त मुकाबला हमसाई कंट्री के साथ होता है ना, जो हमसाई कंट्री वाले तक नहीं लेके आए हुए होते। तो आज ऐसे ब्रिलियंट लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स मियाँ रेहान हमारे साथ हैं। आज हम आपको मार्शल आर्ट्स की दुनिया के कुछ हीरो से मिलवाएंगे। तो मियाँ रेहान साहब हैं सेक्रेटरी ऑफ द पाकिस्तान मुआय थाई फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है मैं मियाँ साहब बार बार गलत बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मुआय थाई, अब सही बोलूँगी, मुआय थाई। ओके, इंटरनेशनल मुआय थाई कोच नोन एज द ग्रेट लकी एंड ऑल्सो नोन एज लकी बट। पाकिस्तान में लकी बट, बाहर उनको अक्सर सब लकी कह के ही बुलाते हैं क्योंकि हैं ये बड़े लकी, खुद भी लकी हैं और आगे से बेटा भी इनका लकी है, उनसे भी अभी मिलाएंगे। इंटरनेशनल रेफरी एंड जज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देन एक और एथलीट जो इन्हीं के साहबजादे हैं और ऑब्वियसली इन्हीं के वो जो कहते हैं नक्शे कदम पे चल रहे हैं, दानियाल अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। नर्वस तो नहीं हो? अब्बू के साथ बैठे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ही प्लेटफॉर्म पे कोई मसला नहीं, बातें भी करनी है, बिल्कुल मशवरे भी देने हैं, जितने पूछेंगे हो जाएगा इंशाल्लाह। चल मेरा बेटा, देखते हैं। अब्बू को देख के तो आपकी बहन की भी तरह उनकी बहन की थोड़ी सी जान निकली हुई। अच्छा, लेकिन छेड़ा-छाड़ी हमने के साथ सही की है। कोई मसला। आप बेटा माशाल्लाह सिल्वर मेडल भी जीत चुके हो इन द मुआय थाई चैम्पियनशिप हेल्ड इन थाईलैंड, वर्ल्ड की थी ये 2024 में। देन 35th नेशनल गेम्स 2025 में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे माशाल्लाह से। सो वेल डन मेरा बच्चा। थैंक यू। अब व्यूअर्स, आप कुछ लोग इनमें से ऐसे होंगे जिनको आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है हमारे अपने मीडिया की और हमारे सोशल मीडिया की भी। देखिए, बाहर के मुल्क का कोई लड़का वीडियो गेम में बड़ा नाम बना लेता है तो हम उसकी वीडियो गेम के ऊपर जो है वो गेमर को कि यार फलां गेमर वो साउथ एशियन गेमर है, वो पाकिस्तान का भी नहीं होगा, उसकी चीज़ें लगा लगा के ज़रूर लगाएं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हर मुल्क के बंदे को वैल्यू दें, लेकिन पहले अपनों को तो पहचानें, पहले इनको तो पहचानें जिन्होंने दिन रात एक की हुई है हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। अपने लेवल पे तो वो अचीवर हैं ही, लेकिन हमें भी इनको रिकग्नाइज करना चाहिए। और उनमें से एक और ब्रिलियंट यंग मैन हमारे साथ हैं, शमसुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप भी मुआय थाई एथलीट हैं, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रही है।
अच्छा बोला है, ठीक ਤੁਸੀਂ है। ਖੇਡਦੇ ਕਿ ਇੰਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। मुए थाई अच्छा, and in the World Muay Thai Championship held in China 2018 and 2019 में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर रिसेंटली इन 2024 दुबई में आपने गोल्ड मेडल लिया क्रॉस फिटनेस चैंपियनशिप क्रॉसफिट में। फिटनेस चैंपियनशिप में, बिल्कुल। ये फिटनेस की एक चैंपियनशिप थी, इसमें जो है मैंने खेला। इसमें तकरीबन 500 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें मेरा 23rd नंबर था, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके भी उस्ताद जो हैं वो हैं लकी साहब। जी जी, राइट, बिल्कुल हमारे। मैं तो लकी भाई कहूँगी। थैंक यू। मेरे भाई। ओके, सो मियाँ साहब, आप ये अब देखिए, इधर मियाँ साहब बैठे हुए हैं, उधर भाई साहब बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मियाँ रेहान ये बताइए कि हमें इस फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे, बीइंग द सेक्रेटरी। ये हमने 2004 में हमने इसे स्टार्ट किया था प्रॉपर, और मैं इसके फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। इससे पहले पाकिस्तान में इसका वजूद नहीं था। और सर आपको क्यों महसूस हुआ कि ये फाउंड करने की ज़रूरत है? क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग थाईलैंड से की थी। अच्छा जी। 88 में मैं थाईलैंड गया था, और तकरीबन 93 तक में मेरे तकरीबन 8-9 विजिट थे। उस वक्त तो कोई छुट्टी पे भी नहीं थाईलैंड पाकिस्तान से जाता था। जी। अच्छा। तो वहीं मैंने ये गेम सीखी। तो बस इत्तफाकन इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, उससे फिर मैंने इसे पिक किया। और 2004 में हमने पाकिस्तान में से प्रॉपर स्टार्ट किया। इसमें डॉक्टर रशीद ज़ई साहब हैं और नसीबुल्लाह खान हैं, वो हमारे फाउंडर मेंबर्स में हैं। और अब तक हम 7 नेशनल करवा चुके हैं, और छोटे इवेंट हम बेतहाशा करवा चुके हैं। इसमें हमारे अब पैटर्न चीफ हैं यासीन जोया साहब, प्रेसिडेंट हैं यूसुफ रिजवी साहब, और चेयरमैन आमिर रज़ा खान साहब हैं। अब उनकी सपोर्ट है, और उससे हम काफ़ी इसमें तरक्की ला रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो खैर अचीवमेंट्स नज़र आ भी रही हैं। अच्छा लकी भाई, आप इस फेडरेशन का कब और कैसे हिस्सा बने, और उससे पहले फिर आपके क्या मामूलात थे? इससे पहले जो है मैं गेम्स तो कर रहे हैं अपने। 97 में मेरा पहला मेडल है पंजाब ओलंपिक्स का, और उसके बाद 10 साल में मुतवातर चैंपियन रहा हूँ। मैं यही पूछना चाहती सर, आपके कितने मेडल्स होंगे? मेरे 10 गोल्ड है, और उसके बाद जो है वर्ल्ड सिल्वर मेडल मैंने लिया था। अब मैं उस वक्त 21 ईयर ओल्ड था जब मेरा बेटे ने लिया है, तो ये 18 साल का 3 माह रहते थे इसके भी। बहुत शौक था ना अब्बू को पीछे छोड़ने का। और इसमें शक्ल देखे जरा उसकी, एक्सप्रेशन चेक करें, खुश कितने। इसका कोच भी मैं खुद था, उसको खुद साथ लेके गया था। और बहुत अच्छा जो है ना, मेरी ज़िंदगी का जो एम था ना कि मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हों, और आज मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही बैठा हूँ। लकी भाई कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। और दोनों ही इस तरफ हैं? दोनों ही इसी तरफ हैं। दूसरा जो है वो बॉक्सिंग के साथ अटैच है। इसने इस दफ़ा नेशनल गेम जो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गेम है, उसमें बॉक्सिंग में इसने ब्राउन मेडल लिया है, और मुए थाई में इसने गोल्ड मेडल लिया है। सर मैं उससे उसकी बात करूंगी, मैं नहीं, इस मैं वैसे वक्त बता रहा हूँ। ग्रेट लकी बट की बात करना। थैंक यू ये देखिए ना, थैंक यू सिस्टर। बाप फिर बाप है। हाँ, बाप फिर बाप बाप है है। वो। और आप दोनों की मतलब ब्रेक में भी दोनों की बात कर रहे थे, क्योंकि आप भी बेटे ही हैं। शागिर्द कभी कभी बेटे से भी ज्यादा अजीज होता बिल्कुल है, ऐसे ही है। क्योंकि वो किसी की औलाद, बच्चे सबके सांझे होते हैं, जब किसी की औलाद की आपको जिम्मेदारी मिले तो वो फिर अगले लेवल की होती है। इस मेरी वक्त मेरी सिर्फ बात लकी जी की बात हो थैंक यू सिस्टर। आपकी अचीवमेंट्स की सिर्फ फेडरेशन। मैंने 10 गोल्ड लिए हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। उसके बाद वर्ल्ड सिल्वर मेडल लिया था 2003 में मैं, माशाल्लाह। बाहर खेल के आए थे हम। उसके बाद हम जाते रहे, मगर मेन जो मेरा बड़ा मेडल है वो वर्ल्ड सिल्वर मेडल लिया। माशाल्लाह। उसके बाद हम मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2008 में। अच्छा। तो कार एक्सीडेंट हो गया था, 2 कज़न फोत हो गए थे मेरे उसमें, तो मेरा कूल्हा जो है वो टूट गया था। I'm so sorry भैया। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में आ गया। लेकिन मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि आज उस चीज़ का आप परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जिसकी हम अपने पूरे प्रोग्राम में बात करते रहें कि कामयाब इंसान वो नहीं है जो वही चीज़ बार बार करता चला जाए और वही चीज़ एक्सपेक्ट करे। यस। ज़िंदगी ने आपको कितना बड़ा धचका दिया है। एक एथलीट के लिए इंजरी, और ऐसी इंजरी जिसमें आपको कहीं हुन तुसी नहीं कर सकते जी, ऐसे ही। तो जिसने मुझे अगर कोई कहे एकदम से आज के भाई कल से तुम छोड़ दो सारी हो सब मीडिया छोड़ दो, जो चीज़ मैंने 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, बिल्कुल ऐसे वो कैसे बंदा छोड़ सकता है? बट आपने पिवट किया भी, अल्लाह पाक ने दिया कि मैं पहले किंग रह चुका हूँ, अब मैं किंग मेकर बनूंगा। जी ऐसे ही। तो फिर आप कोचिंग की तरफ। जी ऐसे ही। अच्छा, बाद में अब आपसे इन दोनों के बारे में पूछूंगी, अब इन दोनों से पूछते हैं। सच बोलना है ननिहाल, अब्बू के कहने पे आए हो या मर्जी से आए हो?
नहीं, मेरे वालिद साहब ने मुझे जो कहा है मैंने उनकी बात मानी है। नहीं, लेकिन अपना दिल क्या था? नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से मैंने तकरीबन 4 साल पहले 2022 में स्टार्ट किया था, तो हमारे 9th के पेपर्स हुए थे, तो हम फ्री थे, कोई हमें छुट्टियाँ हुई थी स्कूल से, तो वालिद साहब ने ये शौक़ डाला और ऐसा डाला कि अभी छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही। तो अब अपनी अचीवमेंट्स के बारे में मुझे बताओ। मैं क्योंकि देखो कुछ चीज़ें तो हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं, बिल्कुल, लेकिन जो आप लोग, यही तो मैं अफसोस का इजहार कर रही थी इस सेगमेंट के आगाज़ में कि यार क्या क्या काम किए हैं, और अगर सेक्रेटरी साहब इतना जान ना मार रहे होते तो वो चीज़ें ही ना होती। फिर वो हम लोग एज मीडिया पर्सनैलिटीज़ ना हाईलाइट करें तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। आप लोगों ने तो कर दिया, आपका इतना ही काम था, अपने आप को प्रमोट करना आपका काम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जी, मैंने बेसिकली शुरू की थी 2022 में। ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था बॉक्सिंग से 4 years ago। ठीक है, क्योंकि बेसिक सबकी वही होती है, पंचेस। वहाँ से पहला मेरा मेडल आया पंजाब गेम्स का, ब्राउन्ज मेडल। आई थिंक 1 month और सम डेज़ की ना मेरी प्रैक्टिस थी। That's it? यस, अरे अबू तो करा रहे थे। अबू ही करा रहे थे, पर अबू ने जो कराई थी मुझे ट्रेनिंग, वो मुझे तकरीबन 1.5 महीने की ट्रेनिंग में मेरा ब्राउन्ज मेडल आया, पंजाब गेम्स, वो गवर्नमेंट करवाती है। उसके बाद वहाँ से मेरा आपकी क्या फीलिंग्स थी बच्चे को वो उस किस्म, मतलब एक अवार्ड लेते हुए जो पहले आप रिसीव करते थे? हाँ। मेरी फीलिंग्स ये थी कि जब मैं ना फाइट्स की देखने नहीं गया, मैं एक साइड पे खड़ा हो गया था बाहर निकल के ना। आई अंडरस्टैंड। तो मुझे जब आके मेरे दोस्त ने बताया ना कि मेडल हो गया, तो मैं तो 5 मिनट वहीं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा किया, थोड़ा से आंसू भी निकले, फिर मैं अंदर गया कि नहीं अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अचीवमेंट है, फर्स्ट अचीवमेंट है इसकी, और मैं बहुत दुनिया अल्लाह को राज़ी, आपको कुछ भी अल्लाह दे दे, बेशक बच्चे को जब कामयाबी मिलती है ना, और वो वहाँ खड़ा होता है जहाँ पे माँ बाप, जी बिल्कुल, उससे बढ़ के कोई बात नहीं होती। कोई बात हो ही नहीं सकती। यू नो, दुनिया में कोई आपको पीछे छोड़ जाए आपको दुख होता है, औलाद के लिए तो हम सजदों में जा जाके दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे से करोड़ गुना ज्यादा इसको कामयाब। बिल्कुल है। और उसमें मजे की बात है कि मेरे दोनों बेटों ने ब्राउन लिया था माशाल्लाह। ये वो बड़ा चलाक है भाई, नो एडिट करता जा रहा है साथ। नहीं, आपने अभी तो मैंने स्टेप 1 शुरू किया था। कोई और भी? अच्छा, और स्टेप्स बताओ, और फिर क्या हुआ? नेक्स्ट मेरा भाई भी है, वो जूनियर अभी कैटेगरी में आता है, वो छोटा थोड़ा, तो वो भी साथ साथ हमारे, जिधर मैं कम्पीट करता हूँ वो वहाँ पे कम्पीट करता है, जिस लेवल पे मैं खेलता हूँ उस लेवल पे खेलता है। अभी वो इंटरनेशनल नहीं हुआ, पंजाब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो खेल रहा है, इंशाल्लाह आगे वो खेलेगा प्रोविजन लेवल तक इंशाल्लाह। तो उसके बाद वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। एंड देन फिर हमने नेक्स्ट ईयर खेली मुay थाई 2023 में, ठीक है, उसमें मेरा आया गोल्ड मेडल। वहाँ से मेरा जर्नी और कंटिन्यू हो गया, पर जिसमें पहली दफा में ही गोल्ड आ गया? नहीं, सेकंड टाइम में। उसके बीच में छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, उसका हम डिस्कस यार नहीं मैं कर रहे। बात वो कर रही हूँ इंटरनेशनल बड़े टूर्नामेंट की, नहीं, जहाँ पे ये देखो जो आपने ये वाला लिया गोल्ड लिया, जी, ये पहला बड़ा था जी, ये पहला बड़ा था ना? दूसरा बड़ा था जी, ठीक है। पहले ब्रॉन्ज हुआ, वो पंजाब लेवल पे हुआ, पंजाब था। उसमें ना डिवीजन होते हैं सिर्फ पंजाब के, ठीक है। उसके बाद आता है फिर सब मैं आपको बेसिक बताता हूँ। पहले होते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक है, उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी होते हैं ना, ज़िले वगैरह होते हैं, वो सब आते हैं, उसके क्लब्स होते हैं, जैसे भी होता है। उसके बाद आता है डिवीजन, ठीक है, उस डिवीजन के अंदर फिर होता है अपना डिवीजन के क्लब सारे चैंपियन बनते हैं। ठीक है, सही बता रहा है गलत बता रहा है? सही डिवीजन चैंपियन हो गए सर। मेरे वालिद साहब भी हैं, मेरे कोच भी हैं, मेरी कोई मिस्टेक हुई साथ प्लीज़ आप निकालना। तो उसके बाद आती है पंजाब लेवल पे, उसमें सारे जो आपके डिवीजन हैं ना वो आते हैं, ठीक है, वहाँ पे मेरा पहला मेडल आया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है नेशनल में डिवीजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, सूबे और डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे फिर compete करना पड़ता है, और उधर गोल्ड आया जी। उसमें आर्मी, अपना पुलिस, नेवी, कस्टम सब होते हैं, डिपार्टमेंट्स तो होते हैं। अगर टेक्निकली देखो नेशनल लेवल का सबसे बड़ा तो आपने ले लिया गोल्ड, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपकी इंटरनेशनल जर्नी जी, जी, उसी से उन्होंने मुझे आगे रिप्रेजेंट किया कि हमारे मुल्क का नाम रोशन करने जाएगा। आसम। उसके बाद फिर क्योंकि बीच वाले मेडल बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बारे में किया तो बहुत टाइम लग जाएगा बात करते हुए। व्हाट अबाउट यू? मेरा नाम शम्स रहमान है और शम्स आए किस तरह इस तरफ? देखिए ये तीनों की तो एक उनका पैशन था, उनका भी पैशन था, पैशन से उनका बेटा भी। व्हाट अबाउट यू? मुझे बस ये बचपन से ही पैशन था। मैं शौक से देखता था मूवीज़, ब्रूस ली की, जैकी चैन की, मुझे बड़ा जो है फेंटिसाइज करती थी, लाइक फाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें।
तो बस मैंने जब पहली दफ़ा घर वालों को कहा, मुझे तो सबसे पहले मुश्किल अपने घर से आई ना, जब मैंने अम्मा को बोला कि भाई मैंने जो है ये मार्शल आर्ट्स करनी है, ये चीज़ें, तो उन्होंने कहा आगे तो एजुकेशन में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, तो इस तरफ आ जाएगा, तेरा और ध्यान जो है चला जाएगा दूसरी चीज़ों पे। तो उनके साथ काफ़ी कस्में वादे उठा के कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हो जाऊँगा और मैं इंशाल्लाह ये मुझे ये करने दो। बड़ी मुश्किलात आती थी, इवन कि जब उनसे फ़ीस लेनी मंथली उन्होंने नहीं देनी, अपनी पॉकेट मनी से अपनी फ़ीस जो है वो देनी अपने जिम की, जो हमारे मार्शल आर्ट सेंटर की कोच को। तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें स्टार्टिंग में फ़ेस करने को मिली। फिर उसके बाद जो है 2007, 8, 9 तक मैंने कोई भी कंपटीशन नहीं जीता, ठीक है। फिर उसके बाद बस जो है एक कंपटीशन में गया, नेशनल चैम्पियनशिप थी और मेरा वो फर्स्ट इवेंट था देखने के लिए। मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा कि मेरे जैसे जो बॉयज़ हैं वो नेशनल चैम्पियन बन रहे हैं और मैं अभी तक जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं जीत सका हूँ, तो मैं किस तरीके से परफॉर्म करूँगा। जो मेरा विज़न है कि मैंने इंटरनेशनल खेलना है, तो वो वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा। तो वो 2-3 साल जो मैंने ज़ाया किए थे, फिर उसके बाद मैं सीरियस हुआ ट्रैक पे। ज़ाया नहीं किए, सीखा। हाँ सीखा, उन्हीं से सीखा कि मेहनत इज नेवर ज़ाया तब है अगर घर पे बैठ के छत को देख या आज ना होते तो। हाँ। तो बहरहाल वो एक जो है हौसला मिला कि मुझे भी जो है करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा तेज़ करना चाहिए। मैंने अपनी ट्रेनिंग्स को बढ़ाया, सब चीज़ें की। फिर मैं अपने गुजरांवाला शहर से गुजरात गया, इनके पास लाहौर गया, कराची गया सीखने के लिए, क्योंकि मेरे शहर के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट इतना नहीं था ना, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। फाइनली 2010 में मैं पहली दफ़ा नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज हुआ, 2011 में मैं नेशनल चैम्पियन हुआ। फिर मैं 3 दफ़ा कंसेक्टिवली पाकिस्तान का कौमी चैम्पियन रहा इन मुए थाई मार्शल आर्ट्स में। फिर उसके बाद जो है मैं इंटरनेशनल, फिर मेरे 8 इंटरनेशनल टूर्स हैं जिसमें मैं खेल चुका हूँ, काफ़ी मेडल्स हैं। तो मैं तो जस्ट अपना रिसेंट मेडल जो है वो लेकर आया हूँ। माशाल्लाह बेटा, 2016 तक ना, मतलब 2007 से 16 तक तो मैंने बड़ा किया, मतलब एक पैशन था कि इंटरनेशनल लेवल तक जाना, चले गए, सब चीज़ें हो गई। अब जब देखा ना कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई हमें एक हमारा ग्रो तो जानता है, एक हमारा ग्रुप तो हमें जानता है कि हम कौन है, लेकिन वो वाली बात कितना एक दूसरे को कवर करो बार बार, चल मैं तुझे थोड़े दे देता हूँ, तू कर ले, अगली बार आप गए टूर पे कर दिया, इस तरह बहुत तो मुश्किल वो हो चीज़ें जाता मैंने है। देखी ना कि और ये डिसिप्लिन तरीका नहीं है काम करने का। तो वो जब मैंने चीज़ें देखी तो मैं ना बस इवन कि मेरे मेडल्स भी आ गए, सब चीज़ें भी हो गई। 2016 में मैंने ब्रेक ले लिया, जो हमारा कारोबार था उसके अंदर मैं इन हो गया। 6 महीने मैंने उधर गुजारे, फिर मेरा दिल ना लगे। मैं दोबारा फिर से मैंने अपने आप को कंटिन्यू किया, फिर मैंने एक इंटरनेशनल इवेंट खेला। फिर उसके बाद अब जो है मैं मौजूदा इस वक्त अपना फिटनेस सेंटर चला रहा हूँ और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2024 में एक डाका क्रॉसफिट फिटनेस चैम्पियनशिप थी जो दुबई में हुई, उसमें 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पूरी वर्ल्ड से ना। उसमें अमेरिका के भी एथलीट्स थे, मतलब वो लोग थे जो कि कोच रह चुके हैं लेकिन वो फिट हैं, वो फील्ड के अंदर हैं, कनेक्ट हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स थे मार्शल आर्ट्स के सारे जो कोचेस थे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मैं 23rd पे था और अपने कंपटीशन में मैं फर्स्ट पे था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फिट कर रहा हूँ, उनको वेट लॉस में हेल्प कर रहा हूँ, उनको जो है मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ डिफेंस थ्रू मार्शल आर्ट्स। और ये मेरा पैशन है, यही मेरा वर्क है और मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, यू गाइस आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन जाते जाते जो हमारे 2 सीनियर्स हैं उनका पैगाम पाकिस्तानियों के लिए। सर ऑफ कोर्स बीइंग सीनियर आपसे स्टार्ट करेंगे। मार्शल आर्ट जो है ना सेल्फ डिफेंस सिखाती है और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आगे लेके आएँ और इसमें ब्राइट फ्यूचर है। और मुए थाई जो है वर्ल्ड मोस्ट फेमस गेम है और मैं चाहता हूँ कि इसमें बच्चे आगे आएँ। और जितना आपका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से, देखें आप कोई रैंडम बंदा नहीं है जिन्होंने आके कहा कि जी मैं सेक्रेटरी बन जाता हूँ। आपकी एक ज़िंदगी और टाइम और है, मतलब 88 से आपका 88 राइट 88 से सफ़र शुरू हो रहा है, आज 2026 है जी। और जब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट किया जाता है तो फिर सब कामयाब होते हैं। थैंक यू सर। हीरो साहब थैंक यू। लकी जी ताड़ा मैसेज। मेरा मैसेज है पूरी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि जब तक हमारे मैदान आबाद रहेंगे हमारे अस्पताल वीरान हो जाएंगे। हर बच्चे को ज़रूरत है कि वो कोई ना कोई मार्शल आर्ट, स्पेसिफिक कुछ नहीं करूँगा मैं किसी को भी, किसी ना किसी तरीके से वो मैदान के अंदर रहें, खेल के अंदर रहें, सेहतमंद ज़िंदगी और जो है मंशियात के जो खात्मे के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मेरे जो 2 प्यारे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी एज कैटेगरी को क्या पैगाम देंगे? यू आर ओल्डर, यू फर्स्ट एंड देन यू लास्ट। जी आपका पैसा। मेरा यही जो है यंगस्टर्स को और बच्चों को ये पैगाम है कि कभी भी आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। अल्लाह ने आपको कोई ना कोई एक काबिलियत ज़रूर दी होती है, तो बस उसको डिफ़ाइन करना है।
मैं एजुकेशन में अच्छा नहीं था लेकिन मैं अपनी स्पोर्ट्स में अच्छा था। और हमारे माशरे में एक छोटी सी मिस्टेक है, गलती है कि वो बस एक ही चीज़ को देखते हैं, इवन के स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए। लोग ये नहीं जानते कि किसने कितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री ली है, लेकिन लोग रोनाल्डो को जानते हैं, मेसी को जानते हैं कि स्पोर्ट्स को दुनिया इतना मानती है। तो मेरा बस यही कहना है कि स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाए नेशनल लेवल पर, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल जाकर मुल्क का नाम रोशन करें और एक हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। ओ भाई कोई इसको मोटिवेशनल स्पीकर बनाए, हमारा ये एथलीट जो है इसको मोटिवेशनल स्पीकर भी होना चाहिए। एंड फाइनली मेरा यंगेस्ट, मेरा प्यारा छोटा सा बेटा फुफ्फो की जान दानियाल, आप क्या कहेंगे? मैं तो बच्चों और पेरेंट्स दोनों को एक पैगाम देना चाहूँगा। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनको एक्टिविटीज़ की तरफ, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है इनकी तरफ भेजें ताकि स्क्रीन से उनका टाइम कम हो सके। और बच्चों को भी कहता हूँ कि अपने वालिदैन की बात मानें और उनको बताएं कि हम ये करना चाहते हैं और वो चीज़ करें। थैंक यू। मैं सकरे जाऊँ इस सकरे जाते हुए व्यूअर्स आज का प्रोग्राम क्लोज करेंगे। इन चारों पर्सनालिटीज़ को प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। देखिए आप लोग दाद देते हैं, सारा कुछ करते हैं, दुआ से किस्मतें बदल जाती हैं, कितनी बलाएं टल जाती हैं, नज़रें भी लगती हैं। तो इनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा व्यूअर्स, इनको और इनके फैमिलीज़ को। ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफ़िज़।